और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों के कामकाज पर बड़ा हमला बोल दिया है। यूपी में सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं था और जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उस जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार यही कह रहे हैं कि उनके एजेंडे में विकास नहीं था, कानून व्यवस्था नहीं थी। उनका विकास सिर्फ एक खास परिवार और खास इलाके तक सीमित था। समाजवादी पार्टी को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जबकि उनकी सरकार ने गांव, गरीब, नौजवान और महिलाओं को केंद्र में रख करके काम किया है योगी सरकार ने, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान को समझने के लिए सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, सवाल उस दौर की आम जनता का भी है। योगी आदित्यनाथ का दूसरा बड़ा आरोप यह रहा और बहुत गंभीर है। दूसरा बड़ा आरोप सुनेगा। सीएम ने आरोप लगाया कि पहले प्रदेश का पैसा लूटा जाता था, लूट लिया जाता था और उसे इन्वेस्ट कहां किया जाता था? विदेशों में जमा करा दिया जाता था। यानी कि यूपी के लोगों का पैसा लूट करके विदेशों में जमा कराया जाता था। यह वर्जन एक नया है जो मुख्यमंत्री लेकर आए। यह जो बयान है मुख्यमंत्री का वो नया है कि लूटा जाता था और जनता के पैसों को विदेशों में जमा करा दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका ईरान युद्ध में मिसाइलें गिर रही थीं, तब उसकी चिल्लाहट इन नेताओं के घरों में हो रही थी। ईरान के समर्थन में और भी कि क्यों लड़ाई हो रही है, हमारा पैसा वहां जमा है अमेरिका में, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। यानी मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है कि पिछली सरकारों में जनता के पैसे और जनता के हित से ज्यादा नेताओं के अपने हित में इस्तेमाल हुए थे। मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया, एक लाइन उन्होंने खींच दी है कि अपने हित में पिछली सरकारों ने काम किए, अपने हित में, अपनों के हित में। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि पिछली सरकारों में जनता परेशान थी, विकास कुछ खास लोगों और खास इलाकों तक सीमित था, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की समस्या थी, जबकि योगी सरकार ने विकास को गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं तक पहुंचाया है। यह बीजेपी कह रही है, बीजेपी का स्टैंड है। पूरे उत्तर प्रदेश में यही घूम रहा है बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सवाल है कि क्या वो सरकार के इस दावे को चुनौती दे पाएगा। विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी लगातार समीकरण साधने में, सोशल इंजीनियरिंग करने में जुटी हुई है, लेकिन जो आरोप योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, उन आरोपों के जवाब का क्या विपक्ष काट लेकर आ पाएगा? क्या वो जनता को बता पाएंगे विपक्षी दल कि मौजूदा सरकार के दावे में कमी कहां है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बिना लाग लपेट के बोलते हैं, बिना एजेंडे के बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या यूपी की जनता को पिछला दौर याद है या वो मौजूदा सरकार के कामकाज के आधार पर अपना फैसला करेगी? क्योंकि चुनाव में जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनती है, जनता अपने अनुभव के आधार पर फैसला करती है। जिस जनता ने कभी बेरोजगारी, कभी कानून व्यवस्था की खराबी उत्तर प्रदेश में, कभी बिजली की मारामारी, कभी सड़क और सरकारी दफ्तरों की परेशानी झेली है, क्या वो पुराने दौर और मौजूदा दौर के बीच में फर्क महसूस कर रही है? क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताना है। और ये कब बताएगी यूपी की जनता? चुनाव में। अभी आने वाले 6-7 महीने बाद चुनाव जो है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से लपेटा है, किस तरह से घेरा है अपने शब्दों से पूरे विपक्ष को, खास करके समाजवादी पार्टी को अपने बयानों से, जरा सुनिए। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराऊंगा, इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। सुनिए। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उन
उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की है। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस भाषण में पहले तो आपने सुना कि 75 जिलों में मुख्यमंत्री मत आए हैं और मुख्यमंत्री ने जो वर्जन दिया था अभी तक कानून व्यवस्था को लेकर के, उसमें मुख्यमंत्री ने आज एक फेज और जोड़ दिया है, नया फेज है वो नया फेज ये है कि यूपी के जनता के पैसों को इन्वेस्ट किया गया बाहर, लूट करके, यूपी के खजाने को लूट करके। आइए मेहमानों का परिचय करा दूं, आप गेस्ट को लाइए जरा स्क्रीन पे, इसी पर डिबेट करते हैं। हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, रामकुमार पाल जी का बहुत स्वागत। हमारे साथ जगदीश सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जगदीश जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा। हमारे साथ पंकज पांडे जी जुड़ रहे हैं, रोजगार की तरह राजनीतिक विश्लेषक, पंकज पांडे जी का बहुत स्वागत करूंगा। मैं इसी बयान से आऊंगा सीधे, समाजवादी पार्टी से ही पूछूंगा। जगदीश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था से एक कदम आगे चल गए और अब सीएम ये कह रहे हैं कि खजानों की लूटपाट हुई है। जो लोग राम मंदिर में खजाने की चोरी की बात कर रहे हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश की जनता के खजाने को चोरी करके बाहर इन्वेस्ट किया है, बाहर जाके लगा दिया है। ये तो एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई उत्तर प्रदेश में, अब इस पर एक सियासत हो रही है। क्या स्टैंड है इस पर समाजवादी पार्टी का? जगदीश जी क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे इस बयान को? मैं बोलूं गेटमैन? बोलिए बोलिए जगदीश जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी? आ रही है जगदीश जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ऐसा है कि मैं योगी जी को चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि इनकी सरकार 10 साल से चल रही है, लगभग 9 साल के ऊपर, अब 10वां साल पूरा हो, 2 टर्म पूरे हो, इसने खजाना लूटा और आज तक इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये खुद चोर है जो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। खुद चोरी करके, भगवान राम जैसे मंदिर में चोरी करके आज ये दूसरों को चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वही हाल हो गया कि अपना गिरेबान नहीं देख रहे, दूसरे के गिरेबान में झांक रहे हैं। इनको जनता माफ कर, ये महापाप किए हैं। इन्होंने भगवान राम के मंदिर को लूटा है और ये आज अनर्गल जो प्रलाप कर रहे हैं विपक्ष के लिए, आज आप सरकार में हो 10 साल से, आपको मुख्यमंत्री जी जवाब देना पड़ेगा कि 10 साल आप सोते रहे हो। अभी तक आप इतने अच्छे मुख्यमंत्री हो कि 10 साल आप सोते रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश का खजाना लूट गया। तो इतने अच्छा आप हो तो आपको 1 मिनट भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी में रहने का हक नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आज लखनऊ में पुलिस मारी गई। ये दलितों और पिछड़ों की, लड़कियों, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। खैर, अब जनता जान चुकी है और इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये अपना अनर्गल प्रलाप करते रहे और मैं चुनौती देता हूं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक इन्होंने जब नहीं कर पाए तो अब तो विदाई की बेला है। महीना 2 महीना 4 महीने के और मेहमान, तो जो करना है अनाप शनाप बक लें। और ये जवाब भी, ये जो कह रहे हैं, ये जवाब भी दे दें कि जो मंदिर, भगवान के मंदिर में लूट हुई है,
उसमें जो एसआईटी की लीपा पोती हुई है, जी, जो सारा का सारा पैसा लूट करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने रख दिया, जो वो उसके बारे में भी कुछ बोले, उसके बारे में भी जनता को बचाए कि हमने वो पैसा कहाँ रखा है, कैसे रखा है, कहाँ कहाँ लूट का धन है, ये सब बताना चाहिए ना। आप सरकार में, हम लोग कौन सरकार में, तो जनता तो आपसे पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। अभी तक ये घास छील रहे थे। अच्छा ठीक, 10 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जगदीश जी, ठीक है, लेकिन एक चीज मिस कर रहे हैं आप जगदीश जी। आज रामकुमार पाल जी टोपी लगा के आए, आप टोपी नहीं लगाए, लाल वाली टोपी लगा लीजिए, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। रामकुमार पाल जी, जगदीश जी कह रहे हैं ये तो चला चली की बेला है भाई साहब, चला चली की बेला में अब सरकार जाने वाली है, इसलिए अनर्गल प्रलाप योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि राम मंदिर चोरी मामले में, विवाद मामले में, अब तो देखिए एक और इसमें डेवलपमेंट ये हो गया है, राम मंदिर का जिक्र जब हुआ है, जब जगदीश जी ने किया, तो मैं इसमें ये कह दूं कि अभी सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि भाई एसआईटी की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें चंपत राय बंसल का नाम ही नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री ने आज एक फ्रेज ये कह दिया, आज ला करके एक नया बयान उन्होंने दे दिया कि भाई कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था में किस तरीके से यूपी ने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकारों को, उसके एक स्टेप आगे मुख्यमंत्री ने आरोप लगा दिया कि भाई उत्तर प्रदेश के खजाने को लूट करके निवेश किया गया, बाहर बेचा गया, और सिर्फ एक स्थान का कुछ खास लोगों का डेवलपमेंट किया गया। तो मुख्यमंत्री ने जब ये बातें कही तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा ना, तर्क होगा। नमस्कार, स्वागत है। कार्तिकान सिंह जी, स्वागत है। देखिए सभी भाइयों को भी और श्रोताओं को भी, देखिए वो कहने का कारण भी बनता है सर, इनके कार्यकाल में इनके प्रमुख लोगों के प्रमुख जिले में, इटावा में या आजम खान के एरिया में ही लाइट होती थी, आज हर आदमी को 18-20 घंटा लाइट मिलती है। और कॉरिडोर, एयरपोर्ट और पर्यटन और काशी विश्वनाथ धाम, वृंदावन, प्रयागराज, कुशीनगर और 10 सालों में जितने कार्य, पूर्वांचल एक्सप्रेस, मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड, डिफेंस कॉरिडोर, ये सब किसके लिए बने? जनता के लिए बने। और ये चैलेंज करते हैं योगी जी को, अरे भाई हाँ, चैलेंज करने का आपको अधिकार है, लेकिन बताइए ना, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति, कोई टाटा था, कोई बिरला था, कोई क्या अंबानी था, कोई अडानी था, कौन सी इंडस्ट्री चलती थी कीर्तिमान जी? कौन सी इंडस्ट्री चलती थी? अगर आज मेरे पास, आपके पास कोई बड़ा धन आएगा तो कोई बड़े प्रोजेक्ट्स तो कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तो ले रहे होंगे। ये सवाल तो उठते हैं और उठने भी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार या भाजपा की ऐसी कोई भावना नहीं है कि बदले की भावना से काम करें। अगर बदले की भावना से काम करने जाएंगे तो वही लिपटे और पड़े रह जाएंगे और ये विकास नहीं हो पाएगा। आज ये लोग 1971 से कहते रोटी, कपड़ा, मकान कितना दिया था इन्होंने बता दें? आज देश में 4 करोड़ मकान दिए गए और देश का 25% का सड़कों का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये इनको विकास नहीं दिख रहा है। और इनके अगर मान लेता मैं इनको, उनके चैलेंज को भी मान लेता, जैसे सफाई में सरकार में रहते हुए दे दनादन फिल्मी हस्तियों का ट्रेन आता था, वो अभी क्यों नहीं आता? वो सफाई महोत्सव अभी क्यों नहीं होता? क्यों वो 300-400 करोड़ रुपए खराब हो रहे थे? और सफाई महोत्सव के टाइम मुजफ्फरनगर में वो दंगा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने दायित्व को निभाते हुए दंगे में नहीं गए थे। सफाई महोत्सव खत्म होने के बाद गए, और जाने के बाद भी कीर्तिमान जी आप आश्चर्य करोगे, एक वर्ग को इन्होंने मदद पहुंचाई थी और एक वर्ग को छोड़ दिया था। बड़े ज्यादा नुकसान इनका हुआ है। वो तो कोर्ट ने अपने चेक करके दोनों पक्ष को दिलवाया, संभल में हुआ है। और बात कर रहे हैं कि वहां के कानून व्यवस्था की, इनके तुलना करें ना, ये बताए हमारे में इतना कानून व्यवस्था में इतने रेप और इतने हत्या और इतने हो रहे थे और आज इतने हो रहे हैं, उनसे ज्यादा हो रहे क्या? और ये तो जनता के बीच है। नागरिक के नीचे पुलिस तो नहीं लगाई जा सकती, हर किसी के पास पुलिस तो लगाई ले सकती, एक पुलिस लिमिटेड है, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी है। विकास हर क्षेत्र में हुआ है, हर बात में हुआ है, हर कॉरिडोर बने हैं, मेट्रो बोलो, मेडिकल कॉलेज बोलो, एम्स बोलो, ये कहाँ है? ये तो अगर इनके चक्कर में जैसे कांग्रेस को केजरीवाल ने उलझा दिया और वो कपिल सिब्बल जैसे उलझ गए, उसी तरह लोग चाहते हैं कि उलझा रहे। सरकार कहीं ना कहीं हमारे पीछे पड़े, हम इनके पीछे पड़े, हम जनता के साथ है और जनता के पीछे खड़े और जनता के काम के पीछे, जनता की जो सेवाएं की है उसका फल मिलेगा। अगर हमने जनता की सेवा नहीं की है, कोई लूटपाट किया, तो जनता हारेगी। इस देश की मालिक जनता है।
नेता नहीं और परिवार नहीं। ठीक है रामकुमार पाल जी, आपने जो बात कही है उसमें लॉजिक तो है। जगदीश जी से मैं जवाब ले लूं। साधुवाद, जगदीश जी ने टोपी पहन ली है, आप थोड़ा सा जोश में आएंगे, फॉर्म में आ जाएंगे। जगदीश जी ये बताइए, इस बात में दम तो है, सैफई में महोत्सव जो होता था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कही है, रामकुमार पाल जी ने जो बात कही है, दम तो है, सैफई महोत्सव होता था और बहुत धूमधाम से धड़ाके से बॉलीवुड के लोग आते थे वहां पे, और सैफई का और सैफई का जितना विकास हुआ था, जितना सैफई का विकास हुआ, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एयरपोर्ट से लेकर के तमाम, बाकी आपको नहीं लगता है कि पूर्वांचल के जिले उपेक्षित रह गए? वहां पर भी विकास पहुंचनी चाहिए, वो साइकिल की रफ्तार वहां पर भी तेज होनी चाहिए पूर्वांचल के जिलों में, लेकिन पूर्वांचल पिछड़ा रह गया। इसमें दम तो है जगदीश जी, बोलिए 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 बोलिए। आपने कहा कि पिछड़ा रह गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसीलिए तो हम विपक्ष में हैं। हाँ, सही बात है, हमारी कोई गलती रही होगी इसीलिए तो हम विपक्ष में हैं। हाँ, सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर सैफई में पिछड़ों और दलितों ने अपने सीमित संसाधनों के साथ जो है, अगर कोई जगदीश जी क्या हुआ लिया है उसी के लिए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी घिन आती है। इनको ईर्षा होती है, हम अय्यासी करें उससे अच्छा भारत सड़क नेता सड़क में करते हैं। श्रीमान जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, उससे वो सैफई का करके और दलितों और पिछड़ों का वो के लिए लोक गायन, फिल्मी गायन अगर होता है, तो उससे अच्छा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सड़कों पर करते हैं, दलितों और पिछड़ों की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा आ रहा हूं आपके पास। नेटवर्क सही कराइए, पूरी बात नेटवर्क सही कराइए। नेटवर्क आपके नेटवर्क में कमी है। मैं पंकज पांडे जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपके नेटवर्क में दिक्कत है, आपके नेटवर्क में दिक्कत है। रामकुमार पाल जी से मैं जवाब लूंगा, आऊंगा आपके पास रामकुमार पाल जी, लेकिन उससे पहले मैं पंकज पांडे से एक जवाब ले लूं। अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए, बाकी है एक बात। अच्छा बोलिए, जवाब दे दीजिए, जल्दी से बोलिएगा। आप लोग पंकज पांडे जी को बोलने नहीं देंगे लग रहा है, बोलिए। बाकी है, अच्छा बोलिए, जवाब दे देंगे ना साथी राम। बोलिए। नहीं पांडे जी बोल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोल। अच्छा बोल ले, चलिए आपकी परमिशन। पंकज पांडे जी बोलिए। पंकज पांडे जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन वक्तव्यों को कैसे देखा जाए? मुख्यमंत्री ने अब एक स्टेप आगे बढ़कर के ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के खजानों को लूटा गया है, उत्तर प्रदेश के राजस्व को लूट करके विदेशों में लगाया गया, और जब अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा था तो यहां के नेता परेशान थे। ऐसा क्यों कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? आपको क्या लगता है सीएम के मन में क्या चल रहा होगा? उन्होंने क्या सोच करके ये वक्तव्य दिया सार्वजनिक मंच से कि यहां के नेता रो रहे थे उस समय? मेरा बहुत सही जवाब। अच्छा आ रहा हूं इसी चीज का जवाब देना चाहेगा। पंकज पांडे जी से जवाब ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। इनका वर्जन आ जाने दीजिए पहले। देखिए, जहाँ तक योगी जी के आज के वक्तव्य की बात है कीर्तिमान जी, तो निश्चित रूप से है कि एक चीज तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो है भ्रष्टाचार जी। और पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सबसे पहले तो मैं बड़े भाई जगदीश सिंह जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेबाकी से स्वीकार कर लिया कि गलतियां हुई, इसीलिए वो विपक्ष में है। हाँ, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो लोग होते हैं साधुवाद, वो आसानी से चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि चुनाव में वो भी 50,000, लेकिन जगदीश जी का पर्सनल डैमेज ना हो जाए, मुझे तो ये डर लग रहा, जगदीश जी का पर्सनल डैमेज ना हो जाए इस बयान के बाद। पंकज पांडे जी, जी मैं जगदीश सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हाँ। और ये इतने मजबूत और प्रखर व्यक्तित्व है इनका कि इनका व्यक्तिगत डैमेज हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो सबसे पहले तो इनको बधाई कि इन्होंने बड़ी बेबाकी से स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी से गलतियां हुई, और गलतियां हुई तो जनता ने इनको नकार दिया और विपक्ष में इनको बैठना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात पर मैं आ जाता हूँ। देखिए, योगी जी जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार कहाँ पर था? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी, तो कई घोटाले सामने आए,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को जांच का, सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा, और वो घोटाला था खनन घोटाला, जो बहुत बड़ा घोटाला था। सीबीआई जांच हुई और अनेक स्तर पर उसमें जांचें हुई और बहुत बड़ा घोटाला था। और सबसे विशेष बात ये थी कि अखिलेश यादव जी के पास भी जिसमें प्रजापति जी जेल गए, जी खनन मंत्रालय रहा और मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई। दूसरी बात, जिस बात की चर्चा समाजवादी पार्टी विकास के रूप में बहुत प्रमुखता से करती है, गोमती रिवर फ्रंट, हाँ जी, उस पर भी एक बड़ा घोटाला आया। 1400 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला वो आया, उसमें भी जांच हुई। तो वो इन सब चीजों को पॉइंट आउट कर रहे थे, और भी तमाम आई, सीएजी की रिपोर्ट आई कि सरकारी योजनाओं में एक बड़ा घोटाला किया गया। तो देखिए, जब सरकारें जब चली जाती हैं तो निश्चित रूप से घोटालों की परतें खुलती हैं। ऐसा ही इस प्रकरण में भी हुआ, लेकिन खनन घोटाला इससे थोड़ा अलग था। इसलिए अलग था क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा जी। तो इन चीजों को योगी जी पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है योगी जी की बात में, जो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के खजाने की लूटपाट करके और पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है। राइट। तो इस बात के पीछे निश्चित रूप से कुछ, देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और पब्लिक फोरम में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई आधार तो जरूर होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो मुझे कोई आधार नजर नहीं आता है कि समाजवादी पार्टी द्वारा लूट करके और विदेशों में जाकर पैसा लगाया गया। किसने लगाया, कैसे लगाया, कब लगाया, कहां पर लगाया, ये सारे प्रश्न सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से इनके उत्तर भी सामने आने चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है और विदेशों में समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा घोटाला करके, खजाने को लूट करके धन निवेशित किया गया, लगाया गया, तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अगर जांच हुई तो किस स्तर पर है, और अगर नहीं हुई तो जांच होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री ने तो एक नया एजेंडा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेट कर दिया है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। अब ये इस बात का जिक्र हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटा गया, तो अब तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारी मिस्ट्री अभी बाकी है। पंकज पांडे जी, चुनाव आते आते बहुत कुछ खुलने हैं इसमें। जी कीर्तिमान जी, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी जगदीश सिंह जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, 2027 तक तो ये मुद्दा बना रहने वाला है। और विपक्ष जो है इस मुद्दे को धराशायी नहीं होने देगा। वो था राम मंदिर की चढ़ावा चोरी वाला। अब देखिए, एक नैरेटिव चलने जा रहा है, वो है चढ़ावा चोरी का मुद्दा वर्सेस खजाने का मुद्दा। करेक्ट जी, जहां तक मैं समझ, करेक्ट, ठीक है। राम कुमार पाल जी, मतलब खजाना चोरी है, राम मंदिर विवाद में चढ़ावा चोरी वर्सेस खजाना चोरी, ये तो नया एक तरीके से आप लोगों को एकदम मतलब नया पिच सेट कर दिया आप लोगों ने, काट ला दिए आप लोग, मरना पड़ेगा। देखिए, नहीं देखिए, मैं तो उल्टा कहूंगा कि राम मंदिर खजाना चोरी या लूट के आरोप लगाते, तो मैं इन पे आरोप लगाता हूँ बाबरी मस्जिद के चंदे के चोर, बाबरी मस्जिद के जिलानी को सॉलिसिटर बनाना। और मैं अखिलेश यादव को पर्सनल चोर नहीं कहूंगा, लुटेरा नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो खजाने को लुटाया जरूर है, और एक वर्ग पे लुटाया है, एक वर्ग का काम किया है। और आजम खान ने आज 64,000 एकड़ जमीन छुड़वाई गई, किसके कार्यकाल में गई थी? योगी जी ने 64,000 एकड़ जमीन छुड़वाई ना, जो कब्जा की हुई थी। ये तो दिखता है, इसमें कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। और उस पे मकान बना के दे रहे हैं, जो योजनाएं सरकारी जमीन चोरी कैसी हुई। और वक्फ बोर्ड पे कोई बात करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन उत्तर प्रदेश में, और हैदराबाद की बात ही नहीं करते, उत्तर प्रदेश में लूटी गई। और उस तीनों कार्यकाल में उसके चेयरमैन आजम खान रहे, उनके लोग रहे, बरेली का वो नेता जो अंदर वो रहा। कितने वक्फ बोर्ड की जमीनें लूटी गई? राम मंदिर पे तो सवाल उठाएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड पे नहीं उठाएंगे, गाजी सालासर दरगाह पे नहीं उठाएंगे, बहराइच की विषयों पे नहीं उठाएंगे। अच्छा, हैरानी की बात यह है ना कि पंकज पांडे जी भी कह रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि पंकज पांडे जी भी कह रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा राजस्व, समाजवादी पार्टी के द्वारा, एक मिनट, समाजवादी पार्टी के द्वारा राजस्व चोरी करके, उत्तर प्रदेश का खजाना चोरी करके बाहर लगाया गया है। कुछ ऐसा कुछ है क्या? बीजेपी को कुछ मालूम है क्या? कुछ अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है क्या कि भाई चुनाव से पहले ये एटॉमिक बम फोड़ना है हमें? कीर्तिमान जी, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं योगी जी का पीए नहीं हूं, तो मैं इस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव या मुलायम यादव पर चोरी का आदेश नहीं लगा सकता, ऑर्डर नहीं लगा सकता, लेकिन लुटाया है ये जरूर कह सकता हूं कि लुटाया है एक वर्ग को।
उन्होंने कब्रिस्तान बनवाया, कत्ल खाने बनवाया, वक्फ बोर्ड लुटाया, ये जरूर कह सकता हूँ सर जनता को। और मैं एक बात इनको जगदीश भाई को कहना चाहता हूँ, आपके जो पाटिल साहब है वो क्या क्या कहते हैं। अभी तो उन्होंने नया वीडियो आया उनका कि यादव गुंडागिरी करते हैं, सपा का झंडा लगाते हैं, दादागिरी करते हैं। राजकुमार भाटी, अब हमारे वर्ग का तो सारा नाम लेंगे लेकिन अपने राजकुमार भाटी की बात नहीं करेंगे। और पहले इनके पास पी का पिछड़ा था, बाद में आ गया पंडित। नहीं तो पता कीजिए रामकुमार पाल जी, पता कीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसका आधार क्या है, क्योंकि जवाब तो आपको टीवी पे बैठ के देना पड़ेगा। ये मान लीजिए जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ने अगर ये बात का मुख्य अच्छा सबक मीडिया है, मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है। इस देश जनता जनार्दन जो मालिक है उसका एक मीडिया भी आसरा है बहुत बड़ा। जो कई बातें नहीं आती वो युग नहीं है जो छुप जाता था, आज सेकंडों में आ जाता है, मिनटों में आ जाता है सोशल मीडिया पर। मीडिया का कोई ना कोई शेर इस चीज को भी निकलवाएगा और मोदी जी के मुंह से बुलवाएगा। नहीं तो आपको पता करना चाहिए, आपको भी पता रहना चाहिए इस बात। पता करिएगा क्योंकि हम तो आपसे पूछेंगे रामकुमार पाल जी। ठीक है, अब मैं जानकारी नहीं, झूठ बोलना भी, श्रोताओं में झूठ परोसना भी ये ठीक बात नहीं। कुछ ना कुछ तो बेस होगा, सीएम ने अगर ये बातें कही है, आपको क्या लग रहा है जगदीश जी, मुख्यमंत्री ने ये बातें क्यों कही है? कीर्तिमान जी जरा धैर्य से सुनिएगा। बोलिए। मैंने अपने स्टार्टिंग कमेंट में कहा जी कि मैंने चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब चूंकि इनकी विदाई का समय है और राम मंदिर की चढ़ावा चोरी इतना जबरदस्त इनके खिलाफ मुद्दा है जो जनता के बीच में इनके खिलाफ गया है, तो कोई न कोई मुद्दा लेके आएंगे और कहेंगे कि ये किया वो किया। और जो बात है इनकी वो केवल राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए योगी जी, मोदी जी लोग या नाक शराब की बातें करें। रामकुमार पाल जी कुछ बात की अगर ये हमको कहते तो सुन लीजिए कीर्तिमान जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हो और चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये भ्रष्ट। अच्छा, इतनी देर में रामकुमार पाल जी बोल दे, इतनी देर में रामकुमार पाल जी जल जीवन के नाम सुन लीजिए। आप डिस्टर्ब करते हैं तो मेरा बीपी हाई होता है। अरे बीपी मत हाई कीजिए, बीपी आप नहीं चाहते हैं। अच्छा बोलिए, बीपी मत हाई करिए, बीपी मत हाई करिए, बोल लीजिए कम से कम सुनिए, बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार ये है कि कंपनी के रूप में कंपनी के रूप में पार्टी को चला रहे हैं। आज ये नेहरू जी को गाली देते हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेस जिले में कांग्रेस का एक कार्यालय नहीं है जिन्होंने 70 साल तक देश को लीड किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 5-5 हजार करोड़ 10-10 हजार करोड़ के दिल्ली और आरएसएस के दिल्ली में, तो उसमें क्या गलती है? मतलब संगठन का विस्तार करना है, 5 स्टार का कोई बात आने दीजिए। बोलिए जगदीश जी, बोलिए। तय करोगे, बोलिए। 5-5 हजार करोड़ के कार्यालय ये राम मंदिर के चंदा चोरी के बने हुए, आज हर जिले में 5 स्टार कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अरबों में खेल रहे हैं। आज भ्रष्टाचार ये सतह पे जनता के बीच में गांव गली और चौबारे में चल रहा है। मानव ये जो कार्यालय बने किस धन से बने हुए? अरे तो एक कार्यालय तो राम मंदिर बनने से पहले बन गए। ये कार्यालय नहीं है, ये कार्यालय तो राम मंदिर बनने से पहले बन गए, अभी थोड़े बने। ये तो राम मंदिर वाला तो अब खुलेगा, राम मंदिर वाला तो चुनाव में खुलेगा। अच्छा मानव मैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप भारतीय जनता। अच्छा तो ये बताइए ना जगदीश जी, अच्छा रुके एक मिनट, अरे प्रभु बीपी मत हाई करिए, रुकिए ना जगदीश जी, ये बताइए जरा, जो आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, मैंने तो सवाल आपसे ये पूछा कि भाई मुख्यमंत्री का ये जो आरोप है उसका बेस क्या है, आधार क्या है, आप कहां देख रहे हैं इस पूरे बयान को? समाजवादी पार्टी, आप बताइए ना, आप डिबेट लेकर के बैठे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ रामकुमार पाल जी से, पूरी डिबेट की एंकरिंग करते हुए कभी आपने विपक्ष का कोई मुद्दा लिया है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बार लिया, एक विपक्ष का मुद्दा लिया है, बहुत बार लिया। राम मंदिर चोरी पे आपने बात कही, बहुत बार, एक बार जगदीश जी
बहुत बार, अभी मैंने सवाल भी पूछा है ना रामकुमार पाल जी से। आप बोल नहीं सकते। अच्छा रुकिए ना, एक मिनट, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। मेरे पास बहुत सारे डिबेट्स हैं जो राम मंदिर पर, जो मैंने आपकी भाषा में मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। मैं आपकी 5 स्टार कार्यालय रुकिए ना प्रभु रुकिए। कहां से लूट का आया है? जगदीश जी प्रभु रुकिए एक मिनट, इनसे पूछिए ना जगदीश जी रुकिए। 5 स्टार कार्यालयों का धन कहां से आया? रुकने तो, पूछने तो दीजिए पहले, रुक तो जाइए। जगदीश जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं आपकी भाषा में। हमने बहुत सारे डिबेट किए हैं राम मंदिर पर, और अभी इसी डिबेट में मैंने एक सवाल पूछा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, कनेक्शन आपका कमजोर है क्या शायद, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने पूछा रामकुमार पाल जी से कि रामकुमार पाल जी ये बताइए कि जो अनिल मिश्रा है, जो चंपत राय बंसल हैं, जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनका नाम गायब है इसमें रिपोर्ट में। 8 लोग जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनका ही नाम है इसमें। आखिर ऐसा क्यों है रामकुमार पाल जी? इस पर भी जवाब दीजिए, नहीं तो जगदीश जी कहेंगे आपसे सवाल नहीं पूछता हूं। देखिए, जगदीश जी हैं, आप हैं और पांडे जी, हम उतने ही जवाबदार हैं। एक महावीर सिंह जी थे, महिपाल सिंह जी, जिन्होंने इस केस को उजागर किया, उसको विटनेस बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक चंपक राय के पास एक और वर्मा जी थे, जिन्होंने उजागर किया लूट के बारे में। और चंपक राय ने तो स्वयं भी अभी कहा कि मुझे शंका थी करके मैंने सब सारे कैमरे लगाए, कि लूट को ओपन भी मैंने करवाया, मेरी भूल थी, गलती थी। वो तो पंचनामे में कह रहे हैं और पुलिस स्टेशन में कह रहे हैं, कोई मीडिया में नहीं कह रहे। दोषी हूं मैंने आंख नीचा था, अभी मैंने सुना उनकी बात को। तो ये, लेकिन अनिल मिश्रा और ये जो उनके बीच की बात है, तो इनको, ये विपक्ष किस काम के लिए, 3 बार के मुख्यमंत्री किस काम के लिए है? ये इतनी चीज नहीं कर सकते, चोर को पकड़वा नहीं सकते, सिर्फ चोर कहेंगे, ये भी तो वाजिब बात नहीं है ना। तो हम लोग चोर का पक्ष ले रहे हैं क्या? चंपक राय बंसल का पक्ष ले रहे हैं, या अनिल मिश्रा का पक्ष ले रहे हैं, या गोपाल राय का पक्ष ले रहे हैं? बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहे। ये बात भी तो सही है जगदीश जी। जितनी जबरदस्त जांच होगी, जितनी जबरदस्त चार्जशीट बनेगी, उतनी बड़ी सजा होगी। तो सजा दिलवाने के चक्कर में नहीं है, ये सजा खाली बयां करने के चक्कर में। और ये कह रहे हैं कि न्यास के अंदर कौन सा बीजेपी का आदमी था? अगर आप मानते हो कि न्यास में बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग थे, तो फिर आपके बाबरी मस्जिद में भी आपके लोग थे। बाबरी मस्जिद की लूट भी आपने ली, बाबरी मस्जिद जिलाने को आपने सॉलिसिटर जनरल भी बनाया था, और यही बीजेपी है जिसने बनाई है। आप तो राम मंदिर के विरोधी थे, अस्तित्व को नहीं मानने वाले, आज हमारी पीठ पे आके खेल रहे हैं। यही लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर के पीठ पे आप जो खेल रहे हो चंदा चोरी, इससे कुछ नहीं होना। जो आज 120-25 सीटें आए हैं ना, वो भी नाश हो जाएगी, वो भी नाश हो जाएगी। आपका एम और वाई, एम चला जाएगा, हमारे लिए तो एम है महिला और वाई है युवा, और आपके लिए मुस्लिम और यादव वो छटक जाएगा। जगदीश भाई साहब ध्यान रखिए, ये राम मंदिर की पीछ पे आने से आपका लाभ नहीं होने वाला है। बोलिए जगदीश जी, बोलिए। अब सबका काट तो योगी आदित्यनाथ जी ने ला दिया, अब सीएम कह रहे हैं कि भाई हमने विकास से लेकर के सुशासन तक। ऐसा है ना, ये जो दिमागी अराजक जिन जी को कहा है प्रधानमंत्री ने, दिमागी नक्सल दिमागी नक्सल जो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्याप्त है। अच्छा, काम कर चुके हैं, समाज में कुछ बचा नहीं है। तो नक्सलियों के लिए कह रहे हैं, नक्सल है ना, इनके आपके लिए कुछ बचा नहीं है। पाल जी, आप नोट कर लीजिए, जितने सवाल अभी जेन एल्फा लखनऊ में धरना कर दिया था, और ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जो बच्चे हैं आपसे असंतुष्ट है, जिस तरह बच्चों के भविष्य को भ्रष्टाचार की उसमें बेदी पे चढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बच्चों का पेपर लीक करके उसका उससे पैसा कमाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। झारखंड पर भी बोल दीजिए, झारखंड में पेपर लीक हुआ, झारखंड में। मैं आपके टाइम में नहीं बोलता, मैं जगदीश, अपना टाइम है, खूब आराम से बोलिए। अच्छा रुकिए ना, जब बीपी मत हाई कीजिए, समय आराम से बोलिए। अरे बीपी नापिए आप पहले, जगदीश जी रुकिए, बीपी नापिए आप पहले। जगदीश जी मैं ये कह रहा हूँ, बीपी के चक्कर में रुकिए, अरे आप बढ़ा ही रहे हैं, आप बढ़ा ही रहे हैं। जगदीश जी रुके, अरे एक मिनट जगदीश जी रुके, तारीफ सुन लीजिए। अरे जगदीश जी सुनिए, नहीं मेरी तारीफ मत कीजिए आप, मेरी तारीफ, प्रभु जगदीश जी रुकिए। बहुत शुक्रिया। रामकुमार पाल जी बोलेंगे। अब पानी पीजिए पहले पानी पीजिए पहले आप। जगदीश जी, मैं तो आपकी चिंता कर रहा हूं,
मैं आपकी चिंता कर रहा हूं, मैं आपकी चिंता कर रहा हूं। आपने कहा मेरा अपनी चिंता करिए कि अच्छा ठीक है, चलिए रामकुमार पाल जी बोलेंगे। रामकुमार जी बोलिए। देखिए जगदीश बड़े भाई को यही तकलीफ है, कोई सन्नाटी व्यक्ति दिख जाए, कोई हिंदू दिख जाए तो बस इनके पेट में और सर में दर्द होने लगता है। एक सनातनी एंकर को भी कह रहे हैं कि उस भाव से नहीं, एंकर सनातनी नहीं होता है, एंकर सनातनी नहीं होता है, एंकर न्यूट्रल है, एंकर न्यूट्रल है। मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, जगदीश जी से भी। भैया मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ जितनी योजनाएं हैं हिंदुत्व के खिलाफ है। और राम मंदिर की बात करते हैं तो क्या अपने नेता रामगोपाल यादव जो सदन में उसको झुकलाएंगे, उससे बड़े हैं? मुलायम सिंह यादव से बड़े हैं क्या जगदीश जी? जो कहते थे हर स्टेज पे अगर मुझे 16 मारा है 50 भी मरवाना पड़ता तो मैं मरवाता मुसलमानों के लिए। ये क्या उनसे बड़े हैं? मुलायम सिंह और रामगोपाल यादव से बड़े हैं तो बता दें कि बहुत बड़े हैं। और एक भाटी को तो निपट नहीं पा रहे हैं, जो पंडित कर रहे हैं पंडितों को गाली दे रहे हैं। और अभी वो यादवों को कह रहे हैं कि यादव झंडा लगाते हैं, गुंडागिरी करते हैं, जबकि वाई के बल पे तो ये पार्टी खड़ी है, यादवों के बल पे पार्टी खड़ी है और उसको गरिया रहा है राजकुमार भाटी। ऐसे ही पहले मौर्य जी को नहीं संभाल पाए, आज भाटी जी को संभाल नहीं पा रहे। क्या है इनका? हमारे यहाँ तो सिस्टम है और सिस्टम से काम करते हैं। अगर कहीं गलती है तो माफी भी मांगते हैं और हम लोग सेवक हैं। जब तक सेवा करेंगे, सेवा में गलती होगी जनता मालिक है भगा देगी। ठीक है, जगदीश जी कुछ खा भी रहे, शायद आऊंगा आपके पास, लेकिन पंकज पांडे जी के पास मैं चलूं। पंकज पांडे जी, बहुत देर से सर आपके पास नहीं आया। पंकज जी, अब तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश में। सुशासन, कानून व्यवस्था से लेकर के उद्योग, शिक्षा, और अब आ गए मुख्यमंत्री की खजाने की चोरी हो गई। मतलब सबकी काट तो मुख्यमंत्री लेकर आ गए। तो अब कुछ बचा है क्या उत्तर प्रदेश में कि चुनाव आते आते और भी हम देखेंगे कि जुबानी जंग तेज होगी? पंकज जी, ये देखिए कीर्तिमान जी, ये चुनाव के पहले का दौर है जहाँ पे नैरेटिव सेट किए जाते हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाला जो प्रकरण हुआ, तो उसके आधार पर उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगा दिए। अभी जगदीश सिंह जी भी आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार में भाजपा के लोग लिप्त हैं, आरएसएस के लोग लिप्त हैं, सरकार लिप्त। जहां तक विपक्ष की बात है उन्होंने तो अपना एजेंडा सेट कर दिया है। अब जहां तक सत्ता पक्ष की बात है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को भी एजेंडे सेट करने हैं, नैरेटिव्स बनाने हैं, तो उसी को लेकर वो आगे बढ़े। जहां पर योगी जी अगर सफाई सिंडिकेट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक परिवार की राजनीतिक कंट्रोल पर और परिवार के लोगों के ही पूरी तरह से आधिपत्य पर वो प्रहार करते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो एक तो आज ये स्पष्ट हुआ कि नई चीज आई सामने, उस पर भी हो सकता है कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण बाद में आ जाए या कुछ रहस्योद्घाटन आए या जो भी है, वो तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या आता है। और बहुत स्पष्ट रूप से योगी जी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है, अपना नैरेटिव सेट कर दिया है कि भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा 2027 के चुनाव में रहने वाला है। और भ्रष्टाचार इस तरह से कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में रही उस समय जो जो घोटाले हुए, जो जो भ्रष्टाचार हुए, जो जो जांचें हुई, उन पर भी चर्चा होगी। और राम मंदिर वाला जो चढ़ावा चोरी वाला प्रकरण है, विपक्ष निश्चित रूप से इसको 2027 के चुनाव तक लेके जाएगा और हो सकता है कि 2029 के चुनाव तक आगे लेकर जाए। अब ये 2027 पर निर्भर करता है कि ये 2027 से और 29 की यात्रा करता है कि नहीं करता है, और करता है तो किस प्रकार से करता है। तो निश्चित रूप से देखिए एजेंडा बनाने का समय है और एजेंडा निश्चित रूप से बन चुका है। जहां सत्ता पक्ष हो, योगी जी हो, तो वो अपने समय के विकास की बात करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। उन्होंने किस तरह से एयरपोर्ट्स बनाए, रेलवे स्टेशन सुधरे बने, किस तरह से ट्रैक बिछे, रोड्स बिछी, और किस तरह से उन्होंने विकास किया, किस तरह से वो निवेश लेकर आए, किस तरह से युवाओं के लिए काम किया, किस तरह से महिलाओं के लिए काम किया, वो इनकी चर्चा निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता में हैं और पिछले लगभग 10 वर्षों से हैं। तो 10 वर्षों का काम तो उनको बताना पड़ेगा निश्चित रूप से, और 10 वर्षों का नहीं भी बताते हैं तो पिछले 5 वर्षों का इस टर्म का तो बताना ही पड़ेगा। देखिए उनका जो पहले टर्म का 5 वर्ष का काम था उस पर तो जनता ने मोहर लगा दिया और मोहर लगाकर उनको दोबारा सत्ता में स्थापित कर दिया।
तो उसमें तो वो पास हो गए। अब इधर का जो 5 वर्ष का काम है उसको निश्चित रूप से जनता तक लेकर जाना पड़ेगा और बहुत स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि हमने ये विकास किया और समाजवादी पार्टी से बहुत बेहतर विकास किया। और निश्चित रूप से जब ये सारी बातें होंगी तो कानून व्यवस्था की भी बात आएगी और इसकी तुलना वो अपने कार्यकाल से तो करेंगे नहीं। निश्चित रूप से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो उनके कार्यकाल से करेंगे। तो अब एक बात तो तय हो गई है कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास, ये 3 जो है पूरे नैरेटिव्स के मूल हैं और इन्हीं पर ये चुनाव की जो है धारा बहेगी। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव की धारा बहेगी ये निश्चित रूप से चुनाव की प्रारंभिक धारा होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में किस तरह से चलते हैं, किन मुद्दों पर चलते हैं और अंत में कहाँ पहुंचते हैं, चुनाव की परिणत क्या होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। उसको मैं इस समय बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन चुनाव कहाँ पर जाके खत्म होंगे और किस तरह से आगे नैरेटिव्स बनेंगे, किस तरह से वेव चलेगी, वो तो उसी तरह से चलेगी। लेकिन प्रारंभिक रूप से निश्चित रूप से ये मुद्दे तो जरूर रहने वाले हैं। जगदीश जी, अभी मांगते हैं ये प्रारंभिक धारा है, अभी आने वाले समय में बहुत धाराएं बहने वाली हैं, गंगा जमुना बहने वाली है। निश्चित रूप से कीर्तिमान जी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई के लिए तमाम मुद्दे आगे। हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो निगेटिव मुद्दा है कि इन्होंने चंदा चुराया, चढ़ावा चोरी, ये तो जनता में तय था। लेकिन जिस तरह से हमारा प्रमुख मुद्दा है सामाजिक न्याय की स्थापना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण लूटा है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 20 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक किताब पत्रकारों के वितरित की थी, आपको न मिली होगी शायद। नहीं मिली है वो किताब जो है मिली है तो मिली है तो आप जानते हो। हाँ तो हो सकता है आपको भी मिल गई हो। वैसे अखिलेश जी पहचानते हैं, पहचान करके देते हैं। तो वो किताब जो 11,000 वो जो है कोई किताब में है कि जो 14,000 नौकरियां पिछड़ों और दलितों की लूट आई सरकार, आरक्षण उनका खत्म किया। तो ये जो है सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। जिस तरह से दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया इस सरकार, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का लोकसभा में अपमान किया गृह मंत्री ने, जिस तरह जेल जी को पर्चा लीक किया, पर्चा लीक करके उससे अकूत संपत्ति कमाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये प्रमुख मुद्दे हैं कीर्तिमान जी, आप धैर्य रखिए। हम एक एक मुद्दे का एक एक जड़ से उखाड़ने वाला काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। अभी तो शुरू किया है हमने कि कार्यालय पहले देखे जाएंगे, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचार की। ये कार्यालय जो 5 स्टार बने हुए हैं हर जिले में, पूरे देश में, वही मैं सोच रहा था कि पूरे देश में इनके कार्यालय हैं कि सैकड़ों अरब रुपए के, आपने 20 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन का घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपके एमपी की कंपनी है जिसने 4700 करोड़ रुपए की अभी सड़क बनी, जो 13 दिन में उसकी तिरही हो गई, जो पीएनसी कंपनी ने कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे में। ये भ्रष्टाचार का धन कहां जाएगा? ये सब मुद्दे होंगे, एक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा है जो बच्चों के भविष्य को बेच करके इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। प्रधानमंत्री ने जिनको दिमागी नक्सलवादी कहा है, वो दिमागी नक्सलवाद अब इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। अब इनको चैन नहीं मिलेगी। और कीर्तिमान जी, आप लोग भी सतर्क रहिए। अच्छा, धमकी दे दी हमको मीडिया हमको भी धमकी दे। अरे हम जानते हैं कि हमारी सरकार होगी, आप हमारे पक्ष में बोलोगे। अच्छा, नहीं किसी को भी, अरे किसी को तो छोड़ दीजिए जगदीश जी, आप लोग मतलब दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है। मतलब जगदीश जी, आप मतलब कहना क्या चाहते हैं? नक्सल पार्टी बन गई है। सुनिए ना, बच्चे जो है भारतीय जनता पार्टी को हिंद महासागर में डुबा के लौटेंगे। अच्छा, ये बच्चे, ये जो हमारे आपके बच्चे जिनके भविष्य को बेच करके, ठीक है राम कुमार पाल जी, जनता पार्टी ने अकूत संपत्ति पैदा की। राम कुमार पाल जी, मुझे बच्चे रुकिए ना एक मिनट जगदीश जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता का, कीर्तिमान जी नीट का एक सीट के लिए 50-50 लाख रुपया इकट्ठा किया गया। अच्छा ठीक है, अब जवाब ले लेता हूँ। रुकिए एक मिनट, अब रुकिए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान मैं सुन रहा था, शायद पवन खेड़ा है, वो कह रहे थे कि ऐसी स्थिति कर देंगे, हमारी सरकार आने दीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा लेनी पड़ेगी सड़क पर उतरने के लिए, सड़क पर चलने के लिए।
ये तो सरासर धमकी है जगदीश जी, ये सरासर। कीर्तिमान जी, इन्होंने ऐसा काम किया है कि इनको जनता खदेड़े की सुरक्षा तो लेने और सुनिए ना रामकुमार पाल जी, बीच में अब जाने की हैसियत पे नहीं है। और रामकुमार पाल जी, जनता पार्टी अब जनता के बीच में जानने की हैसियत। अच्छा आप रुक जाइए, आप रुक जाइए रामकुमार पाल जी। अब तो जगदीश जी ने ये भी धमकी दे दी आपको कि भाई सारे कार्यालयों की हम जांच कराएंगे, सारे कार्यालयों पर बुलडोजर चला देंगे। तो सबसे पहले तो मैं जेएनजी की बारे में बात करना चाहूंगा। ये अपने ही दिमागी नक्सली, दिमागी नक्सली अपने ही आपके प्रधानमंत्री ने जो कहा वही कहिएगा। बता देंगे, वो भी बता देंगे। इन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर थू करी है। 2012 से 2017 में क्या एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में? क्या कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया था, ये आप कहना चाहते हो? एकदम अक्षम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। सरकार में क्यों थे जब आप कोई चीज को संभाल नहीं सकते हो, दूसरे केंद्र सरकार के थोपना चाहते हो, तो आप सरकार में क्यों आना चाहते हो? आप जनता लाएगी क्यों लाएगी भाई बताओ? अपने पेपर लीक को मानोगे नहीं, अपने कार्यकाल के समय बुरे काम हो इसको मानोगे नहीं, केंद्र पे ढकेलोगे तो आपको ला के फायदा क्या? जो है उसी को रखेंगे। जेएनजी की तो आपने ही किया था ना, आपके कार्यकाल में कितने पेपर लेके सदन में सवाल उठाया था अखिलेश जी ने? ऐसा नहीं कि नहीं उठाया था, वहीं पे बोलिए जगदीश जी, बोलिए। एक चीज का जवाब दिया सदन में, सदन है जवाब देने के लिए, सदन सड़क है, बोलिए जगदीश जी, सड़क का पार्टी के लिए। जगदीश जी बोलिए। कीर्तिमान जी, एक चीज मैं बताना चाहता, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बोलिए कि धन्यवाद दीजिए राम कुमार भाई, धन्यवाद मैं देना चाहता हूं देश के दिमागी नक्सलवादियों को, इन बच्चों को जवाब देता हूं। इन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाया है। जिस तरह से पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हुआ है ना, ये धन्यवाद के। अच्छा आप तो हमें भी रुकिए ना जगदीश जी, आप तो आपकी गोली पिलेट गन बर्दाश्त की है, लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किए। ये वो बच्चे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपको झुका करके आपके अहंकार को तोड़ दिया इन बच्चों ने। तो झारखंड के बच्चों को दो, उन्होंने नहीं वर्सेस नहीं, झारखंड के बच्चों को तबाही दो। जगदीश जी को लाइए और रामकुमार पाल जी को। देश विरोधी जुट गए थे। जगदीश जी, मैं आपके बीच रुकिए ना एक मिनट, रुकिए ना जगदीश जी, आपने तो मेरे चैनल का धन्यवाद दिया, हमें धन्यवाद दिया कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बीजेपी को बता रहे, अब तो हमें भी धमकी दे रहे हैं कि आप भी बच के रहिएगा। क्या समझूं मैं इसे? नहीं, ऐसा कीर्तिमान जो जैसा करता है, हाँ। न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपुआ। 1975 वाली स्थिति कीजिएगी, करेंगे क्या? आपके अपने व्यवहार से ही आपके मित्र और शत्रु उत्पन्न होंगे। रुकिए ना, किसी का दोस्त नहीं है। तो 1975 वाली स्थिति होगी क्या? अब ये आप समझिए, ऐसा है कीर्तिमान जी, आप समझिए, इसलिए आदमी को सदैव उदेति सविता ताम्रा एवं। अच्छा, मतलब डिनाइल भी नहीं कर रहे हैं पंकज पांडे जी, देखिए मतलब अरे जगदीश जी, मतलब हद है, आप डिनाइल भी नहीं कर रहे हैं। आप कह मतलब सीधे आप इस बात को डिनाइल भी नहीं कर रहे हैं। पंकज पांडे जी, क्या समझूं मैं? जगदीश जी के अंदर इतना उबाल क्यों है भाई? मैं आपको कहना चाहता हूं कीर्तिमान जी, हर आदमी अपने व्यवहार का ही खाता पीता है। नहीं तो आप डिनाइल कीजिए ना। मैंने तो कहा भाई 1975 वाली स्थिति होगी क्या, तो आप इसको डिनाइल मोड में तो डालिए। नहीं, हम डिनाइल देने वाले कौन है? हम तो एक आम, आप प्रवक्ता हैं, आम नागरिक, आप समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी की विचारधारा को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। तो ये आपके विचारधारा के खिलाफ होगा ना? के साथ रखते हैं, इसमें कोई तो ये आपके विचारधारा के खिलाफ होगा ना? किसी पत्रकार को, किसी चैनल को आप धमकी देंगे? हम धमकी दे ही नहीं सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हम क्यों धमकी दें? हम तो आपको नहीं, आपने दिया एहसास कराते हैं। आपने दिया। आपका ड्यूटी क्या है? पंकज, आपने दिया। आप एनालाइज कीजिएगा इस पर, लेकिन आपने दिया। पंकज पांडे जी बोलेंगे। पंकज पांडे जी बोलिए। जी देखिए, लेने की हैसियत नहीं है। अच्छा, विपक्ष के लोग हैं। अब आप खुद ही अपनी हैसियत बता रहे हैं। जरा एक सेकंड रुकिए पंकज जी, जरा एक सेकंड रुकिएगा। बोलिए। पहले होता था पंकज जी, इस देश का लोकतांत्रिक चरित्र ऐसा है कि पहले पंडित नेहरू हुआ करते थे, उनका लोग पुतला फूंकते थे।
आज किसी की हैसियत है? भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह की तानाशाही सरकार चलाई है। ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ वो क्या हुआ? एक पुतला फूंक दीजिए, अभी आपके खिलाफ एफआईआर। ये सीजेपी का प्रोटेस्ट, अरे एक मिनट रुके जगदीश जी। सीजेपी का प्रोटेस्ट जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया, वो क्या था? देश की सेना, देश की सेना को गाली दी गई, देश की सेना को गाली दी गई, कानून व्यवस्था को हाथ में लिया गया, वो क्या था? बात करते हो कीर्तिमान जी, गाली किसी का अपमान करने वाला कभी सम्मान नहीं पा सकता है। लेकिन अगर किसी की मां को ये कहा गया कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड और अमेरिकन जर्सी गाय, तो वो भी किसी की मां है। पंकज भी गलत है कि नहीं, आप बताइए। अच्छा, अब राम कुमार पाल जी जवाब देते, उसके बाद मैं पंकज पांडे जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए। मैं लास्ट कमेंट दूंगा। जगदीश जी, आपके आदर करते हुए कहूंगा कि शरद पवार गलत आदमी थे, जो विदेशी महिला के खिलाफ पार्टी बना दिए, गठबंधन की, वो गलत आदमी थे। सबसे पहला विरोधी तो शरद पवार है। एनसीपी पार्टी खड़ी हुई, वो आपके इंडिया गठबंधन में है। ममता बनर्जी अलग हुई। शरद पवार बहुत गंदा आदमी है, वो विदेशी महिला सोनिया गांधी को विदेशी महिला कहा, पार्टी बना ली। तो ये आप सब चीजें है। कांग्रेस का आपको साथ लेके और नाश होने वाला है। कांग्रेस से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस आपके बल पे 4-5 सीटें पाई है सांसद की, आप कांग्रेस के भरोसे नहीं पाए हैं। मुख्य विपक्षी दल आप है बीजेपी में, कांग्रेस नहीं है। जगदीश जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, ध्यान रखिए। मुझे तो लगता है राम कुमार पाल जी, आप इतनी तारीफ कर देंगे कांग्रेस पार्टी की तो ये लोग गठबंधन करने से घबरा जाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन करने से घबरा जाएगी। 35 सीट देंगे उत्तर प्रदेश में। गौतम कह रहे हैं 200 सीट चाहिए। इतनी तारीफ मत कीजिए कांग्रेस पार्टी की। परेशान है वो हमारे नेता का विषय है। इतनी तारीफ मत कीजिए। पंकज पांडे जी लास्ट। नेता का विषय तो हमारे नेता का विषय नहीं मानोगे। ठीक है, सरासर झूठ बोल रहे हो बैठ के कि नक्सली, दिमागी नक्सली मोदी जी ने किसका नाम लिया? कुछ विपक्ष के नेता का नाम लिया। जिन्होंने मोदी जी की कुर्सी हिला दी उनको कहा है। नहीं, वो तो नक्सली थे। नहीं, वो तो नहीं, वो तो दिमागी नक्सली हैं। दिमागी नक्सली नहीं, वो तो दिमागी नक्सली हैं जो देश के खिलाफ, वो दिमागी नक्सली है जो देश के खिलाफ। एक मिनट, दोनों लोग रुकिए। गुरूर को तोड़ा है। नहीं जगदीश जी, ना इसमें कोई दो राह नहीं है। जगदीश जी, रामकुमार पाल जी रुके। जो देश के खिलाफ है, जगदीश जी, जो देश के खिलाफ है वो दिमागी नक्सली है। इसमें दो राय है ही नहीं है। जो देश के सेना को गाली देगा वो दिमागी नक्सली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी डाउट नहीं होनी चाहिए, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। यही सब बात, कोई किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, रामकुमार पाल जी का, जगदीश जी का, पंकज पांडे जी का, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा जो विकास किया गया है, तो विकास से लेकर के ये जो धारा बह रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कह दिया कि राजस्व की चोरी करके पूर्ववर्ती नेताओं ने, पूर्ववर्ती सरकारों में जो नेता रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटा है। अब ये मुद्दा, एक नया मुद्दा उत्तर प्रदेश में आ चुका है। अब इसका जवाब समाजवादी पार्टी कैसे देगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता को देखना है। और रहस्योद्घाटन भी करना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि खजाने की चोरी हुई कैसे।